इस हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के गोजो को हीना डॉल्स बनाने का बहुत शौक है। जब वो बच्चा था तब उसने अपने दादा का काम देखा और वो उसे इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने खुद भी हीना डॉल्स बनाने की ठान ली। लेकिन कड़वा सच तो ये है कि आप चाहे जो करें, लोग उसमें हमेशा खामियां निकालते रहेंगे। और गोजो के साथ भी यही हुआ था जब उसने हीना डॉल्स को पसंद करने वाली बात अपनी दोस्त को बताई थी। वो लड़की उसके अनोखे इंटरेस्ट को बेकार बोलने लगी क्योंकि उसे लगता था कि एक लड़के को इस तरह की चीज़ें पसंद होना बहुत लेम है। वो उसको उल्टा सीधा सुना देती है और छोड़कर चली जाती है। उसके बाद से उन्होंने कभी बात नहीं करी। ज़्यादातर लोगों के लिए ये सब बातें बस एक कच्चे दाग की तरह होती हैं जो समय के साथ मिट जाती हैं, लेकिन गोजो को उसकी दोस्त की कही बात दिल पर लगी थी। वो उस बात को अपनी दोस्त के मुंह से सुनकर सहम गया था और उसके बाद से उसने कभी भी किसी को अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं बताया और अकेले रहकर अपने पैशन पर काम करता रहा। मम्मी पापा के कार एक्सीडेंट में खत्म हो जाने के बाद से वो अपने दादा की देखरेख में रहता है। उसके दादा एक दुकान चलाते हैं जिसमें वो अपने हाथों से बनाई हुई हीना डॉल्स को बेचते हैं। उतना ज़्यादा कमा तो नहीं पाते, लेकिन उन्हें अपने काम से बहुत प्यार है और उससे उनका घर खर्च भी चल जाता है। गोजो को हमेशा हीना डॉल्स पर काम करते हुए देखकर उन्हें उसकी चिंता होती है, इसलिए वो उसे दोस्तों के साथ कभी कभार बाहर घूमने को कहते हैं। गोजो काफ़ी सीधा साधा लड़का था और कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन उसके दादा को उसकी चिंता ना हो इसलिए वो उन्हें बताता है कि उसके पास दोस्त तो बहुत हैं, लेकिन वो सब स्कूल की क्लब एक्टिविटीज़ में बिजी रहते हैं, इसलिए वो उनके साथ घूम नहीं पाता। ये जानकर कि उनके पोते के पास कई दोस्त हैं, उसके दादा की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। गोजो हर रोज़ हीना डॉल्स पर काम करता है और स्कूल जाता है, यही उसका डेली रूटीन है। हालांकि एक दिन स्कूल बेंच पर बैठते वक्त उसकी तरफ एक सफ़ेद बालों वाली लड़की उड़ते हुए आती है। उस लड़की का नाम मारिन है और वो पूरे स्कूल की सबसे सुंदर और सबसे पॉपुलर लड़की है। खड़े होने के बाद वो गोजो से माफ़ी मांगती है कि शायद उसे कहीं चोट न लग गई हो। तभी वो उसके हाथ पर लगे काले निशान को देख लेती है और उसे पूछती है कि वो क्या है। गोजो तुरंत अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि ये उसकी वजह से नहीं लगा है, तो उसे उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असल में वो स्याही का निशान था जो सुबह हीना डॉल्स पर काम करते वक्त उसे लग गया था और अपने पिछले ख़राब एक्सपीरियंसेस की वजह से वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में उसे पता चले। उसके वहाँ से जाने के बाद गोजो उसकी तरफ देखता है और मन ही मन उसकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ करता है। मारिन सिर्फ इसलिए पॉपुलर नहीं थी कि वो सुंदर थी, बल्कि लोग उसकी चीयरफुल पर्सनैलिटी की वजह से भी उसे पसंद करते थे। उसे दोस्त बनाना बहुत पसंद था और वो खुलकर अपने मांगा और एनिमे के इंटरेस्ट के बारे में सबसे बात कर लेती थी। उसे लड़कों को रिजेक्ट करने के लिए भी जाना जाता था क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट का मजाक उड़ाते थे। वो उस तरह की लड़की नहीं थी जो सिर्फ लड़के की शक्ल देखकर उसे प्यार कर बैठे। इन सब से ऊपर उसे वो लड़के पसंद थे जो उसकी और उसके इंटरेस्ट की रिस्पेक्ट करें, और यही कारण था कि मारिन के लिए गोजो की नज़रों में काफ़ी इज्जत थी। स्कूल के खत्म होने के बाद दो लड़के गोजो से उनका काम करने की रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाना था। अब गोजो तो ठहरा सीधा साधा लड़का, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहता और उनकी बात मान लेता है। थोड़ी देर में मारिन वहाँ आ जाती है और क्लास को साफ करना शुरू कर देती है। आज उसकी और उन दोनों लड़कों की साफ सफाई करने की बारी थी, लेकिन उन दोनों की जगह गोजो को वहाँ देखकर वो उसे कहती है कि वो उसकी सादगी का फ़ायदा उठा रहे हैं। गोजो को पता था, लेकिन उसे किसी की रिक्वेस्ट को मना करना पसंद नहीं था। ये सुनकर मारिन गुस्सा हो जाती है। वो किसी को भी वो काम करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती थी जो उन्हें पसंद ना हो। वो उससे कहती है कि उसे खुद के लिए खड़ा होना होगा क्योंकि और कोई भी उसके लिए खड़ा नहीं होगा। मारिन से बात किए एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन अभी तक उसकी कही हुई बातें उसके मन में गूंज रही थी। कपड़े सिलते सिलते सिलाई मशीन अचानक से टूट जाती है। दादा मशीन को ठीक करवाने के लिए भेज तो देते हैं, लेकिन उसे बनने में कुछ दिन लगेंगे, इसलिए तब तक के लिए स्कूल खत्म होने के बाद गोजो क्लब की सिलाई मशीन का इस्तेमाल करता है। वो मशीन उसके घर वाली मशीन से काफ़ी मॉडर्न और स्मूथ थी, इसलिए गोजो उसकी फिनिशिंग को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। तभी मारिन कमरे में आ जाती है। उसको देखते ही गोजो हड़बड़ा जाता है और धोखे से डॉल को गिरा देता है। हालांकि उसके ज़मीन छूने से पहले ही वो उसे तेज़ी से भागकर पकड़ लेता है। डॉल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, इसलिए वो खुश था, लेकिन जब उसे समझ आता है कि वो फिलहाल किस सिचुएशन में है, गोजो घबराने लगता है और मारिन को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो जैसा समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। हालांकि मारिन तो ये जानकर खुश हो जाती है कि गोजो कपड़े सिल सकता है। वो डॉल की तरफ देखती है और उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। ये सुनकर गोजो के मन में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है क्योंकि ये पहली बार था कि उसकी उम्र की किसी ने हीना डॉल की खूबसूरती को पहचाना था। मारिन अचानक से अपने कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहन लेती है जिस पर वो काम कर रही थी। वो गोजो को वो फोटो दिखाती है जिसकी तरह वो उस कपड़े को बनाना चाहती थी। उसको देखते ही गोजो के अंदर का आर्टिस्ट बाहर आ जाता है। वो मारिन को डांटने लगता है क्योंकि उसकी बनाई हुई ड्रेस में बिल्कुल भी डिटेल्स नहीं थी और वो फोटो वाली ड्रेस के आसपास भी नहीं थी। लेकिन गोजो को जल्दी समझ आ जाता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, जिस वजह से मारिन रोने लगती है। वो अपने घुटनों पर आ जाता है और उसे माफ़ी मांगने लगता है। हालांकि मारिन को उतना फ़र्क नहीं पड़ता और वो उस पर गुस्सा नहीं थी। मारिन बताती कि उसे मांगा और एनिमे काफ़ी पसंद है, जिस वजह से उसे एक कॉस्ट प्लेयर बनना है। दोस्तों, कॉस्ट प्लेयर वो लोग होते हैं जो किसी एनिमे कैरेक्टर के आउटफिट को रियल लाइफ में पहनते हैं। अब मारिन को सिलाई करनी तो आती नहीं थी, इसलिए गोजो से उसकी मदद करने को कहती है ताकि वो उन कैरेक्टर्स की तरह बन सके जिन्हें वो चाहती है। गोजो की पूरी ज़िंदगी में मारिन को छोड़कर किसी ने भी उसके काम की तारीफ नहीं करी थी, इस वजह से गोजो उससे वादा करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये सुनकर मारिन बहुत खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे नाचने गाने लगती है। कॉस्ट्यूम बनाने में उसकी मदद करने के लिए मारिन गोजो को एक गाइड बुक देती है। वीकेंड आने वाला था, इसलिए गोजो उससे उसके बाद काम शुरू करने का वादा करता है। मारिन थोड़ी सी दुखी थी, लेकिन फिर भी वो मान जाती है। अगला दिन शनिवार का था और गोजो के घर की घंटी बजती है। वो चेक करने जाता है ये सोच कर कि शायद दुकान का कोई कस्टमर आया होगा। हालांकि वो मारिन को वहाँ देखकर घबराने लगता है। असल में वो कॉस्ट्यूम के लिए आई थी, क्योंकि वो सोमवार तक इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसकी शॉप का एड्रेस निकाला और वहाँ चली आई। वो बिना हिचकिचाए गोजो के घर में घुस जाती है और सीधा उसके कमरे में चली जाती है।
वो तो बिना किसी हेजिटेशन के उसके कमरे में इधर उधर कर रही होती है, तो वहीं गोजो एक लड़की को अपने कमरे में देखकर बहुत ज़्यादा घबराने लगता है। ये तो कुछ नहीं था, वो तो तब सदमे में आ जाता है जब मारिन मेजरमेंट देने के लिए अपने कपड़े उतारने लगती है। जैसे तैसे गोजो हिम्मत जुटा लेता है और नाप लेना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सारी मेजरमेंट्स नोटबुक में लिखता जाता है, लेकिन जब मारिन का भूगोल नापने की बारी आती है तब गोजो कांपने लगता है और उसका नाप उसको खुद से लेने को कहता है। मारिन बताती है कि उसके लिए खुद से नाप ले पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बार उसे अलग मेजरमेंट्स मिलती है। कोई और चारा ना होने की वजह से गोजो मारिन के पास आता है और कांपते रहने के बावजूद वो गहरी सांस लेता है और आखिर में मेजरमेंट्स ले लेता है। अब उसने मेजरमेंट्स तो सारी ले ली थी, लेकिन उसके दिमाग का भजिया पाव बन चुका था। जाने से पहले मारिन गोजो को उस एनिमे की डीवीडी दे देती है ताकि उसे ड्रेस बनाने में और मदद मिल सके। उसके जाने के बाद गोजो पूरी शिद्दत के साथ उस एनिमे को स्टडी करता है। रात में उसके कमरे से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है, इसलिए दादा चेक करने जाते हैं कि क्या बात हो गई। दरवाज़ा खोलने पर वो अपने पोते को एडल्ट एनिमे में इतना ज़्यादा डूबा हुआ देखकर सदमे में आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोजो को तो यह रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो क्या देख रहा है और उन्हें सिर्फ गुड नाइट कहकर बिना किसी चिंता के दोबारा से उसे देखने लगता है। दादा को समझ आ जाता है कि उनके पोते की ये सब देखने की उम्र आ चुकी है, इसलिए वो बिना दखल दिए वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह गोजो मारिन के साथ कुछ शरारती सपने देखकर उठता है। ये सब किया धरा उस एनिमे का था जो उसने रात में देखा था, जिसका अब उसे पछतावा हो रहा है। स्कूल में भी उन सपनों की वजह से वो मारिन से आंखें नहीं मिला पा रहा था, इसलिए वो उसकी सभी बातों का जवाब एक शब्द में देता है। जब मारिन अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है तो आसपास की कुछ लड़कियाँ गोजो को उसके इतना नज़दीक देखकर आपस में बातें करने लगती है कि मारिन गोजो जैसे लड़के को डेट कर रही है। उनकी बातें गोजो के कान में पड़ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि वो क्या कहना चाह रही हैं। उसके बाद क्लासरूम में जब मारिन उससे बात करने आती है तब वो उसे अनदेखा करके वहाँ से चला जाता है। मारिन दुखी हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गोजो उसे इग्नोर क्यों कर रहा है। स्कूल खत्म होने के बाद उसे गोजो से बात करने का एक और मौका मिलता है और वो उसे साथ में टहलने को कहती है। हालांकि गोजो मना कर देता है और चला जाता है। ये पक्का करने के लिए कि स्टेशन पर उसका और मारिन का आमना सामना ना हो, गोजो थोड़ी देर कोने में बैठकर समय बीतने का इंतजार करता है। लेकिन तभी अचानक से मारिन वहाँ जाती है और गोजो को चौंका देती है। वो बहुत गुस्से में होती है और पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रहा था। आखिरकार गोजो उसे बता देता है कि उसने लोगों को ये कहते हुए सुन लिया था कि वो और गोजो शायद डेट कर रहे हैं और वो ये नहीं चाहता था कि इस गलत फैमिली की वजह से स्कूल में उसकी इज्जत का फालूदा बन जाए। दूसरी तरफ मारिन बिना किसी हिचकिचाहट के गोजो से कह देती है तो फिर उन्हें डेटिंग करना शुरू कर देना चाहिए। गोजो घबराने लगता है, लेकिन मारिन उसे बताती है कि वो उसके साथ मजाक कर रही है। उसे दूसरे की राय के बारे में ज़्यादा ना सोचने को कहती है और जो उसे पसंद है वो करने को बोलती है। वो गोजो का हाथ पकड़ती है और उसके साथ शॉपिंग पर चली जाती है। दुकान पर गोजो से वो सारा सामान दिखाता है जो ड्रेस बनाने में लगेगा। मारिन ने देखकर हैरान हो जाती है कि गोजो ने सिर्फ 2 दिनों में कितना सारा काम कर लिया है। बिना देरी किए वो शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। शॉपिंग खत्म करने के बाद वो पास की दुकान से रामेन खाते हैं। वहाँ से निकलते वक्त वो एनिमे के एडल्ट सीन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो इतना खुलकर बात कर रहे होते हैं कि लाइन में लगे ऑफिस के लोग शॉक हो जाते हैं कि आजकल के हाई स्कूल के बच्चे कितना आगे निकल गए। रास्ते में मारिन गोजो को कुछ कॉस्प्लेयर्स की फोटो दिखाती है जो उसे बहुत पसंद है। हालांकि वो ये नोटिस करती है कि गोजो उनकी तारीफ नहीं कर रहा है। गोजो से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसके लिए किसी की तारीफ करना बहुत बड़ी बात है और वो ऐसे ही किसी की तारीफ नहीं करता। अपने दादा का काम उसे बचपन में इतना ज़्यादा पसंद आ गया था कि उसके बाद से वो किसी की भी सुंदरता की तारीफ ऐसे ही नहीं कर देता। दूसरी तरफ मारिन को उससे कोई दिक्कत नहीं थी, उल्टा वो तो उसके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करती है। जाने से पहले मारिन गोजो को बताती है कि जिस कॉस्प्ले इवेंट में उसे वो ड्रेस पहननी है वो 2 हफ्ते में होने वाला है। ये सुनकर गोजो घबराने लगता है। उसने हीना रॉज के लिए तो कॉस्ट्यूम बनाई थी, लेकिन उसे ये पक्का नहीं था कि वो एक असली इंसान के लिए सिर्फ 2 हफ्ते में कॉस्ट्यूम बना भी पाएगा। वो तो मारिन का दुखी चेहरा इमेजिन करके और भी ज़्यादा घबरा जाता है। गोजो घर आ जाता है और दादा से माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उन्हें पहले से ये बताना भूल गया था कि वो अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करेगा। दादा ये जानकर खुश हो जाते हैं कि उनका पोता हीना डॉल्स बनाने के अलावा और कुछ भी कर रहा है। अचानक से एक थैला गिर जाता है और उसमें से एक लेग स्टॉकिंग्स बाहर आ जाती है। दादा उसे देखकर शॉक हो जाते हैं और हड़बड़ा कर गिर जाते हैं। उनकी हड्डी में मोच आ गई थी, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। गोजो की कज़न भी वहाँ जाती है और सारा कुछ जानने के बाद उन्हें उनकी चिंता होने लगती है, जिस वजह से वो दादा से कुछ दिनों के लिए उसके घर में रेस्ट करने को कहती है। दादा किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें कुछ दिनों के आराम की भी ज़रूरत थी, इसलिए वो मान जाते हैं। स्कूल में गोजो मारिन को उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। मारिन देखती है कि दादा की तबीयत खराब होने का असर गोजो पर कितना ज़्यादा पड़ा है, इसलिए वो उसे बात करके उसको थोड़ा शांत करती है। वो उसे अपना फ़ोन नंबर देती है और बोलती है कि अगर उसे कभी भी ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल करे। गोजो नंबर एक्सचेंज करके क्लास में चला जाता है। कॉरिडोर में उसे मिड टर्म टेस्ट स्टार्ट होने की नोटिस दिखाई देती है। उसे देखने के बाद गोजो नर्वस होने लगता है क्योंकि अब उसे उसकी ड्रेस भी बनानी थी, एग्जाम के लिए भी पढ़ना था, दादा को देखने जाना था और दुकान भी संभालनी थी। खाली ये सब सोच कर ही गोजो का दिमाग घूम जाता है, लेकिन उन कामों को टाला नहीं जा सकता था, इसलिए अगले हफ्ते तक वो सारा काम खुद से पूरी शिद्दत के साथ करता है। एग्जाम्स आखिरकार खत्म हो जाते हैं। मारिन गोजो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना उसकी तरफ ध्यान दिए घर चला जाता है। मारिन उसके घर में उससे मिलने जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। उसे लगता है कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद शायद गोजो अपने दादा के पास गया होगा। उसे गोजो की बहुत चिंता हो रही थी और उसे उम्मीद थी कि गोजो खुद की देखभाल कर रहा होगा। हालांकि असलियत में तो गोजो अपने घर में ही होता है और उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इतना सारा स्ट्रेस लेने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। वो कई दिनों से एग्जाम्स की वजह से ढंग से सो भी नहीं पाया था, जिस वजह से उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वो घर को साफ कर ले। ऊपर से कॉस्ट्यूम कब तक बन पाएगी उसका भी कोई अता पता नहीं था। गोजो को खुद पर शर्म आ रही थी कि वो उसकी रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर पाया जिसने उसके काम की तारीफ करी थी। मारिन के मुस्कुराते हुए चेहरे के बारे में सोचकर गोजो फिर से उठ जाता है और काम पर जुट जाता है।
इवेंट के दिन गोजो आखिरकार कॉस्ट्यूम बना देता है और उसे जानकर बहुत खुशी होती है कि अब मारिन इवेंट में जा सकेगी। तभी मारिन उसे बताती है कि उसके जैसे और भी इवेंट्स हैं और अगर उसने उस ड्रेस को बनाने में और समय भी लिया होता तब भी वो खुशी खुशी उसका इंतजार करती। वो उसे ये बात पहले ना बताने के लिए माफ़ी मांगती है। हालांकि गोजो को ये सुनकर काफ़ी तसल्ली महसूस होती है। उसे जानकर खुशी होती है कि मारिन के पास अभी भी समय है और वो इवेंट को आराम से अटेंड कर सकेगी। मारिन रोने लगती है और माफ़ी मांगती है और गोजो को बताती है कि उसे लग रहा था कि एग्जाम्स खत्म होने के बाद वो अपने दादा से मिलने के लिए जल्दी चला जाता है और ये जानने के बाद कि वो इतने समय से उसकी कॉस्ट्यूम बनाने में जुटा हुआ था उसे वो सोच कर भी बुरा लगता है। गोजो भी उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि फ़ोन नंबर होने के बाद भी उसने उसे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये सब हो जाने के बाद गोजो मारिन को कॉस्ट्यूम पहनाने में मदद करता है। आईलैशेस को पसंद करने के लिए गोजो उसे उन हिना डॉल्स की तस्वीरें दिखाता है जो उसके दादा ने बनाई थी। उनको दिखाते वक्त गोजो उन डॉल्स की खूबसूरती में इतना डूब जाता है कि वो धोखे से उसे अपने दादा की तरह एक डॉल मेकर बनने के अपने सपने के बारे में बता देता है। लेकिन जल्दी उसे समझ आ जाता है कि वो मुद्दे की बात से बाहर चला गया था, इसलिए वो उसे माफ़ी मांगता है। मारिन कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि वो अपने सपने को हासिल कर सकेगा। गोजो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए मुस्कुराता है। इसी वक्त मारिन को कुछ अलग सी फीलिंग महसूस होती है, ऐसी फीलिंग जो उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। इसके पहले वो गोजो को सिर्फ एक दोस्त की नज़र से देखती थी, हालांकि अब उसका नज़रिया बदल गया था। ड्रेसअप पूरा हो जाता है और मारिन सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मारिन भी ड्रेस की बनावट में बारीकियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। गोजो मारिन के फ़ोन से उसकी खूब सारी तस्वीरें खींचता है। वो फोटोज़ इतनी ज़्यादा अच्छी होती हैं कि मारिन तुरंत एक कॉस्प्लेयर अकाउंट ओपन कर लेती है और फोटोज़ को अपलोड करने लगती है। मारिन एक्साइटेड होती है और ये फैसला करती है कि वो कल के कॉस्प्ले इवेंट में जाएगी। अगले दिन दोनों इवेंट में जाते हैं। मारिन इतने सारे कॉस्प्लेयर्स को वहाँ देखकर बहुत एक्साइटेड होती है, तो वहीं गोजो के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि कई सारे लोग उनकी ही तरफ देख रहे थे। मारिन के हिसाब से तो वो उसके कॉस्प्ले की वजह से उन्हें देख रहे हैं, लेकिन गोजो को लगता है कि वो लोग उन्हें इसलिए देख रहे हैं क्योंकि उसने सबसे सादे कपड़े पहन रखे हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग ऊपर जाते हैं और वहाँ पहुँचने पर एक फोटोग्राफर मारिन के पास आता है और उससे उसकी तस्वीर खींचने की परमिशन लेता है। मारिन तो बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत मान जाती है। ये उसके लिए पहली बार था और वो किसी भी हाल में इस मौके को छोड़ने नहीं वाली थी। फोटोज लेने के बाद वो फोटोग्राफर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जल्द ही और फोटोग्राफर्स उसके पिक्चर्स लेने वहाँ आ जाते हैं। गोजो मारिन को इतने मज़े में देखकर बहुत खुश था। हालांकि दूसरी तरफ उसे ये भी याद आता है कि उसने मारिन से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया है और उसके पास अब मारिन के साथ घूमने की कोई वजह नहीं है। वो उसके साथ इतना समय बिताने से ही बहुत खुश था। तभी मारिन उसके पास दौड़ते हुए आती है और एक ट्रेजेडी के बारे में बताती है जो कुछ ही देर में होने वाली है। गोजो को चिंता होने लगती है और वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। असल में कल रात जब मारिन अपने कैरेक्टर्स की फोटोज़ को चेक कर रही थी तब उसने एक गौर किया था कि कैरेक्टर्स के संतरे उसके संतरों से थोड़े बड़े हैं, इसलिए उन्हें बराबर लाने के लिए उसने 2 ब्रा पहन ली। हालांकि उसे लग रहा था कि अब उसके कपड़े फटने वाले हैं। ऊपर से उसकी कॉस्ट्यूम काफ़ी भारी थी और उसका काला रंग बहुत ज़्यादा गर्मी खींच रहा था। बिना देरी किए वो बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और उसको ठंडा करने के लिए कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं। अब बारी थी कपड़े ठीक करने की, जिसके लिए गोजो उसकी जिप को थोड़ा सा नीचे कर देता है। थोड़ी ताजगी आने के बाद वो दोनों घर वापस लौट जाते हैं। ट्रेन पर मारिन गोजो को उन सारी चीज़ों के लिए शुक्रिया कहती है जो उसने उसके लिए की और ये भी कहती है कि वो उसके साथ आगे भी काम करना चाहती है। ये सुनने के बाद कि वो दोनों आगे भी एक साथ घूम सकेंगे, गोजो खुश हो जाता है और मारिन से ये वादा करता है कि वो अपने काम को और भी सुधारने की कोशिश करेगा। मारिन उसको अब तक दूसरा कॉस्प्ले कैरेक्टर दिखाने ही वाली होती है, लेकिन गोजो काफ़ी थका हुआ था और वो नींद में भी था। जबकि लेते वक्त वो मारिन को बताता है कि वो आज कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मारिन हैरान हो जाती है क्योंकि उसे याद था कि गोजो के लिए किसी को भी सुंदर कहना कितनी बड़ी बात है। वो बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है। अगले दिन मारिन विक को धोने के लिए गोजो के घर आती है। गोजो गाइडबुक को पढ़ रहा होता है और मारिन उसके चेहरे को देखकर अपने आप शर्माने लगती है। तभी दादा गोजो के कज़न के घर से वापस लौट आते हैं और एक लड़की को अपने घर में देखकर वो सदमे में आ जाते हैं। हालांकि बाद में गोजो उन्हें सब कुछ समझा देता है। दादा कॉस्ट्यूम की बनावट को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। अभी भी उसमें कई खामियां थी, लेकिन काम काफ़ी बारीकी से किया गया था। जब गोजो कॉस्ट्यूम के बारे में दादा से बात कर रहा होता है तब मारिन को ये एहसास होता है कि वो गोजो को बहुत ज़्यादा चाहने लगी है। वो खुद को उसे देखने से रोक नहीं पा रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा एम्बेरस फील करती है कि उसकी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। गोजो को समझ आ जाता है कि काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए वो डिनर बना लेता है। मारिन ये भी देखकर उस पर फिदा हो जाती है कि कैसे गोजो को कई सारे काम करने आते हैं। खाना खाते खाते दादा मारिन से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं। हमें पता चलता है कि बदकिस्मती से मारिन की माँ कई साल पहले गुजर गई थी और उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, जिस वजह से वो अक्सर घर के बाहर रहते हैं। दादा को उसकी चिंता हो रही थी, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि वो ढंग से खा पी तो रही है ना। मारिन उन्हें वो खाने की फ़ोटो दिखाती है जो वो दुकान से खरीदती है। वो अक्सर फ्रोज़न राइस और चिकन खरीदती है और इसी के साथ वो हर रोज़ दूध और दही भी खाती है। ये सब सुनकर दादा को उसके स्वास्थ्य की और भी ज़्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो उससे उनके वहाँ कभी कभार खाना खाने को कहते हैं। मारिन काफ़ी खुश हो जाती है और वहाँ आने का वादा करती है। डिनर के बाद गोजो से स्टेशन छोड़ने जाता है। स्टेशन पर मारिन को उसे अलविदा कहने में दिक्कत हो रही थी। उसे गोजो से दूर जाने में तकलीफ हो रही थी और वो उससे जल्दी ही दोबारा मिलने की उम्मीद करती है। अगले दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और एक पानी में भीगी हुई लड़की गोजो के घर के बाहर आकर रुक जाती है। दादा उसे देख लेते हैं। जब वो उन्हें बताती है कि वो गोजो की दोस्त है तब वो उसे अंदर बुला लेते हैं। जल्द ही गोजो भी स्कूल से वापस आ जाता है। बाहर जाने से पहले दादा उसे बताते हैं कि उसकी कोई दोस्त उससे मिलने आई है। गोजो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही दोस्त है और वो है मारिन, और आज वो अपनी पार्ट टाइम जॉब में बिजी है। उसे लगता है कि शायद कोई चोर बहरूपिया बनकर अंदर घुस आया है। चौकन्ना होकर वो धीरे धीरे रूम की तरफ बढ़ता है और तेज़ी से रूम का दरवाज़ा खोल देता है। हालांकि वो वहाँ एक छोटी बच्ची को देखकर दंग रह जाता है। वो बच्ची कपड़े चेंज कर रही होती है, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। बाद में गोजो उससे माफ़ी मांगता है और उससे पूछता है कि वो वहाँ क्यों आई है।
वो अपना नाम सजुना बताती है और वो गोजो से उसके लिए कॉस्ट्यूम बनाने की रिक्वेस्ट करने आई थी। गोजो को गलत फहमी हो जाती है कि वो वहाँ डॉल्स की कॉस्ट्यूम्स के लिए आई है और वो इस बात से खुश हो जाते हैं कि बच्चों को भी हीने डॉल्स पसंद आती हैं। वो उससे उसकी एज और स्कूल की डिटेल्स पूछता है। हालांकि वो ये जानकर दंग रह जाता है कि सजुना उससे 1 साल बड़ी है, क्योंकि अब तक वो उसे 5th क्लास की एक बच्ची समझ रहा था। वो फ़ौरन उसकी डिटेल्स ले लेता है और उसे कॉस्ट्यूम दिखाने ले जाता है। सजुना को हीना डॉल्स काफ़ी पसंद आती हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो कॉस्ट्यूम्स नहीं थी जो उसे चाहिए थी। वो उससे उस कॉस्प्ले वाली कॉस्ट्यूम के बारे में पूछती है जो उसने एक लड़की के लिए बनाई थी। गोजो क्लैरिफाई करता है कि वो कोई प्रोफेशनल नहीं है और उसने वो कॉस्ट्यूम सिर्फ अपनी दोस्त की रिक्वेस्ट पर बनाई थी। सजुना दबंग टाइप की लड़की थी, इसलिए वो उसे धमकाते हुए कहती है कि या तो वो उसके कॉस्ट्यूम बनाएगा या फिर वो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी कि गोजो ने उसे बिना कपड़ों के देखा है। गोजो घबराने लगता है और कोई और चारा ना होने की वजह से मान जाता है। जल्दी मारिन भी वहाँ आ जाती है। वो सजुना को वहाँ देखकर दंग रह जाती है क्योंकि वो उसके कॉस्प्ले की दीवानी थी। असल में सजुना के कॉस्प्ले अकाउंट में लाखों में फॉलोअर्स थे। मारिन उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है और उससे लगातार कॉस्प्ले को लेकर सवाल पूछना शुरू कर देती है। वो तभी रुकती है जब सजुना उसके सारे सवालों के जवाब दे देती है। सजुना गोजो से प्रिंसेस लिली की कॉस्ट्यूम बनाने की रिक्वेस्ट करती है। उस कैरेक्टर की ड्रेस कहीं भी नहीं है, उसको बनाना बहुत झंझट का काम है, इसलिए मारिन की कॉस्ट्यूम देखने के बाद वो गोजो से उसकी मदद मांगने आई है। सजुना मेजरमेंट्स और बाकी डिटेल्स बताने के लिए अपना नंबर गोजो को दे देती है और कोई गलत फहमी ना हो इसलिए सजुना मारिन से क्लियर करती है कि वो उसे सिर्फ काम की बात करने के लिए अपना नंबर दे रही है और उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनते ही गोजो घबराने लगता है और बताता है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। एक तरफ गोजो उसकी गलत फहमी दूर कर रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ मारिन सुनकर बहुत खुश हो जाती है। सारी चीज़ें डिसाइड हो जाने के बाद मारिन फैसला करती है कि वो भी सजुना के साथ कॉस्प्ले करेगी। वो ये भी वादा करती है कि कॉस्प्ले में लगी सारी लागत वो आधी आधी बांट लेगी। सजुना एक प्रोफेशनल कॉस्प्लेयर होने की वजह से अक्सर फोटोज़ के लिए स्टूडियोज़ को बुक करती है और क्योंकि स्टूडियोज़ काफ़ी महंगे होते हैं इसलिए वो मान जाती है। अगले दिन गोजो मारिन के घर पर एनिमे की डीवीडीज लेने जाता है। उसके घर के अंदर आते ही गोजो घबराने लगता है क्योंकि ये पहली बार था कि वो अपने किसी दोस्त के घर आया है और ऊपर से वो मारिन का घर है। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, डीवीडी लेना और घर से तुरंत बाहर निकलना। हालांकि उसका फुल प्रूफ प्लान पूरी तरह से पानी में बह जाता है क्योंकि मारिन उसको साथ में एनीमे देखने के लिए बुला लेती है। वो सोफे पर एक साथ बैठकर एनीमे देखना शुरू कर देते हैं। तभी मारिन को बीच में समझ आता है कि ये एक होम डेट की तरह है। वो दोनों घर में अकेले थे, इसलिए मारिन नर्वस तो थी लेकिन एक्साइटेड भी थी। वो चाहती थी कि वो दोनों हमेशा वहाँ उसी तरह बैठे रहें, लेकिन तभी उसका पेट गुड़गुड़ करने लगता है। देर हो चुकी थी इसलिए गोजो समझ जाता है कि मारिन को भूख लगी होगी, इसलिए वो खाना बनाने को कहता है। लेकिन मारिन कहती है कि उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो खाना बना देगी। मारिन थोड़ा शर्मा भी रहती क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनकी शादी हो चुकी है। वो किचन में गई तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ थी कि आज तो वो कुछ बढ़िया बनाएगी, लेकिन आखिर में वो आधा कच्चा ऑमलेट राइस बना देती है। मारिन दुखी हो जाती क्योंकि वो जैसा चाहती थी वो वैसा नहीं बना। तभी गोजो एक और खाता है और बताता है कि बेढंगा होने के बावजूद वो काफ़ी स्वादिष्ट बना है। अगले दिन तक गोजो एनिमे के सारे एपिसोड्स देख लेता है और ड्रेस की डिज़ाइन बनाना शुरू कर देता है। उसे सजुना का मैसेज आता है और वो उसे और मारिन को स्टूडियो के काम से मिलने के लिए कहती है। अगले दिन वो दोनों उससे मिलने जाते हैं और वहाँ उन्हें सजुना की छोटी बहन संजू मिलती है। तुम लोगों की तरह मैं भी शौक हूँ कि ये छोटी बहन है। गोजो भी इसको नोटिस कर लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। तो वहीं दूसरी तरफ मारिन सीधा उसे उसका साइज़ पूछ लेती है। गोजो तो दंग रह जाता है कि मारिन सबके सामने इस तरह का सवाल पूछ रही है, लेकिन असल में मारिन से उसकी हाइट के बारे में पूछना चाह रही थी क्योंकि मिडिल स्कूल में होने के बावजूद उसकी हाइट उससे भी लंबी है। संजू अपनी बहन के कॉस्प्ले में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। असल में वही उसकी तस्वीरें लेती है और अपलोड करती है। उनके पापा के DSLR कैमरे से फोटोज़ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है। संजू मारिन से भी उसे खरीद लेने को कहती है ताकि उसके कॉस्प्ले में फोटोज़ और भी अच्छी दिखे। हालांकि उस कैमरे की कीमत मेरे दोस्त की किडनी से भी ज़्यादा थी, फिर भी मारिन को वो कैमरा चाहिए था और वो उसके लिए खूब मेहनत करने के लिए भी तैयार थी। मारिन ऐसे ही संजू से पूछ लेती है कि क्या वो भी कॉस्प्ले करती है, लेकिन संजू मना कर देती है। थोड़ी देर और बातें करने के बाद वो स्टूडियो चले जाते हैं। असल में वो जगह एक बंजर अस्पताल था क्योंकि वही जगह उस एनिमे के थीम पर फिट बैठ रही थी। अंदर घुसते ही गोजो देखता है कि सजुना की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। गोजो उसके पास जाता है और पूछता है कि वो ठीक तो है ना। हमें पता चलता है कि सजुना को इस तरह की डरावनी जगहों से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब गोजो स्टूडियो की लोकेशन बदलने की सलाह देता है तब सजुना मना कर देती है क्योंकि वो कॉस्प्ले करने के लिए सबसे सही जगह थी। गोजो ये साफ देख पा रहा था कि उसके अंदर कॉस्प्ले को लेकर कितना ज़्यादा जुनून भरा है। गोजो उससे ऐसे ही पूछ लेता है कि इतने सारे एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल लोगों के होने के बावजूद उसने उसे ही क्यों चुना। सजुना बताती है कि जब उसने मारिन की फ़ोटोज़ उस ड्रेस में देखी थी तब उसे उससे प्यार हो गया था। वो ड्रेस इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी कि उसे सीधा उस आदमी से मिलना था जिसने वो ड्रेस बनाई थी और अपनी ड्रेस भी उसी से बनवानी थी। गोजो ये जानकर बहुत खुश हो जाता है। वो सजुना का हाथ पकड़ लेता है और उसके लिए सबसे अच्छी ड्रेस बनाने का वादा करता है। उसके हाथ पकड़ते ही सजुना तुरंत बेहोश हो जाती है। असल में वो बचपन से एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ी थी और आज तक किसी भी लड़के के साथ उसका कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ था। अगले दिन गोजो और मारिन के स्कूल का आखिरी दिन था क्योंकि उसके बाद से उनकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही थी। मारिन के कहने पर गोजो उसके साथ बीच पर चला जाता है। वहाँ पर जैसे ही वो पानी में जाते हैं मारिन गोजो के रिएक्शन को देखकर हंसने लगती है। हंसी हंसी में वो उसे पूछ लेती है कि क्या वो बीच पर पहली बार आया है, और हैरानी से वो सही थी। घर के इतने नज़दीक होने के बावजूद उसने कभी भी वहाँ जाने के बारे में सोचा ही नहीं। वो हमेशा अपनी हीना रोज़ बनाने की कला को निखारता रहता था। ये सुनकर मारिन खुद को रोक नहीं पाती और उसे पूछ लेती है कि क्या वो गर्मियों की छुट्टियों में उसके साथ घूमेगा, सिर्फ वो दोनों और कोई नहीं। गोजो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। दूसरी तरफ मारिन घबराने लगती है और वो खुद को इस बात के लिए डांट रही थी कि उसने सिर्फ वो दोनों और कोई नहीं क्यों कहा।
गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती है और दूसरे हफ्ते में ही गोजो ने सभी ड्रेस बना ली थी। मारिन और सजुना दोनों ही पटाखा लग रही थी। मारिन तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो उस कॉस्ट्यूम में खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। बाद में वो उस बंजर हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हॉस्पिटल में मारिन और सजुना सेंजी और गोजो का इंतजार कर रही होती हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों को इतना समय क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को देखकर मारिन और सजुना की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। असल में कुछ हफ्ते पहले जिस दिन सब लोग हॉस्पिटल आए थे, उनका काम हो जाने के बाद सजुना को उस जगह से कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए वो सिंजू से उसके बिना घर जाने को कहती है। सजुना के जाने के बाद गोजो सिंजू के पास आता है और पूछता है कि क्या उसको भी कॉस्प्ले में दिलचस्पी है, क्योंकि रेस्टोरेंट में भले ही उसने कहा था कि उसे कॉस्प्ले में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उस वक्त उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। उसके बाद सिंजू अपनी सच्ची ख्वाहिश के बारे में उसे बता देती है। वो कहती है कि उसे हमेशा से कॉस्प्ले करने का बहुत मन था, लेकिन उसे लगता था कि अगर वो कॉस्प्ले करेगी तो उसकी बेकार शक्ल के चलते लोग उसकी बहन सजुना का मजाक उड़ाएंगे। गोजो से दिलासा देते हुए कहते कि वो सच में बहुत भद्दी दिखती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बेकार शक्ल लेकर वो अभी तक जिंदा कैसे है। मजाक था भाई। असल में वो कहता है कि उसे पता है कि किसी को भी अपने सपने के बारे में बताना कितना मुश्किल होता है। वो भी पहले उसी की तरह ही सोचता था, लेकिन फिर कोई आया और उसने उसे खुद के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया। गोजो की बातें सुनने के बाद सिंजू को काफ़ी अच्छा लगता है और उसका मन भी शांत हो जाता है। उसके बाद वो भी मारिन और सजुना के साथ उसी एनीमे के एक मेल कैरेक्टर का कॉस्प्ले करने को कहती है, लेकिन उसे ये पक्का नहीं था कि क्या उस कैरेक्टर के कपड़े उसे फिट भी आ पाएंगे। गोजो से चिंता ना करने को कहता है, उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ वो उसे अपनी स्कूल की शर्ट देता है। संजू उसे पहनती है और गोजो बाहर उसका इंतजार करता है। जब वो कपड़े पहन लेती है तब गोजो अंदर आता है और देखता है कि उसका साइज उसे बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था और कुछ ही देर में बटन गोली की रफ्तार से उसकी शर्ट से निकल आता है। अगर वो बटन गोजो को लग जाता तो उसकी मौत तय थी। उसके बाद गोजो सिंजू के भूगोल को भूमि में बदलने के बारे में सोचने लगता है। उसे एक तरकीब सूझती है, लेकिन उसे उतना असर नहीं पड़ता। वो इंटरनेट पर कुछ देर रिसर्च करते हैं और उन्हें आखिर में एक तरीका मिल जाता है। हम आज के दिन में वापस आ जाते हैं और गोजो सिंजू को विग पहनाकर उसका मेकअप करके और उसे बी होल्डर जो उन्होंने खरीदा था देकर उसे पूरा तैयार कर देता है। हॉस्पिटल में मारिन और सजुना सिंजू को देखकर पगलाने लगती हैं। बिना देरी किए वो फोटोज लेना शुरू कर देती हैं, उसी पोजेज में जैसे एनीमे में दिखाए गए थे। जब संजू और मारिन फोटोज लेने में बिजी होती हैं तब सजुना अकेले में गोजो को उसकी बहन की मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है। उसने अपनी बहन को कॉस्प्ले करवाने के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, जिस वजह से उसे खुद पर शर्म आ रही थी। गोजो से बोलता है कि उसे इस तरह खुद को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि किसी को भी अपने सपने के बारे में बताना कितना मुश्किल होता है। यही वो वक्त है जब सजुना को भी गोजो पसंद आने लगता है। दूसरी तरफ मारिन की फोटोज लेते वक्त संजू का बी होल्डर उसके भूगोल को और संभाल नहीं पाता और अपना दम तोड़ देता है। इसी के साथ वो अपना कॉस्प्ले खत्म कर देती हैं और घर में फोटोज़ को एडिट करके वो मारिन और गोजो को भेज देती हैं। कुछ दिनों बाद गोजो और मारिन अपनी गर्मियों की छुट्टियों के मज़े लेने के लिए शिबुया में घूमते हैं। गोजो कभी भी उस एरिया में नहीं गया था, इसलिए उसे थोड़ी सी नर्वसनेस महसूस हो रही थी। गोजो ने मारिन के कॉस्प्ले के लिए इतनी मेहनत करी थी, इसलिए वो उसे एक शर्ट गिफ्ट के तौर पर दिलाने ले जाती है। जब गोजो कपड़े बदल रहा होता है तब मारिन के साथ बाहर खड़ा सेल्स पर्सन मारिन की खूबसूरती को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि क्या अंदर कपड़े चेंज कर रहा लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। गोजो को देखकर सेल्स वाले को उल्टी जैसा लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो उसे कह देता है कि वो अच्छा लग रहा है, इसलिए भाई दुकान वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ मारिन उसको एक के बाद एक शर्ट ट्राई करवाती जा रही थी और वो ये नहीं समझ पा रही थी कि कोई हर कपड़े पर इतना हैंडसम कैसे लग सकता है। वो उसे सभी शर्ट्स गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। आखिर में दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसी शर्ट खरीद लेते हैं। बाद में वो रामेन खाने जाते हैं और उसके बाद आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद एक इंटरनेट कैफ़े में जाते हैं। वहाँ गोजो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि जगह काफ़ी कम थी और वो मारिन के बहुत नज़दीक था। मारिन उसे वो मांगा दिखाती है जो उसने हाल ही में खरीदी थी। उसे उसकी फीमेल कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी और वो उसका कॉस्प्ले करना चाहती थी। हालांकि उसे लग रहा था कि 2 चोटियों में वो अच्छी नहीं लगेगी और वो कैरेक्टर को ख़राब कर देगी। गोजो से बोलता है कि उसे खुद पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे उस पर पूरा भरोसा है कि वो उस कॉस्प्ले में बहुत अच्छी दिखेगी। मारिन शर्माने लगती है। जिससे वो प्यार करती है उससे ये सब सुनने के बाद वो वादा करती है कि वो कॉस्प्ले करेगी। मारिन कुछ लेने के लिए बाहर चली जाती है और तब तक गोजो उस कैरेक्टर को देखता है जिसकी कॉस्ट्यूम उसे बनानी है। उसे देखने के बाद वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसने बनाने के लिए उतने कपड़े ही नहीं पहने थे। इस बार उसे अपनी खुद की क्रिएटिविटी से कुछ करना होगा। कुछ दिनों बाद गोजो कॉस्ट्यूम बना लेता है और मारिन उसे एक बिल्डिंग के सामने ले आती है। असल में वो जगह मारिन ने फोटोज लेने के लिए डिसाइड करी थी, क्योंकि वो कहानी की थीम पर जच रही थी। गोजो को पहले तो समझ नहीं आता, लेकिन कमरे के अंदर घुसने के बाद उसे पता चलता है कि वो एक लव होटल है। वो सदमे में चला जाता है। बिना देरी किए मारिन कपड़े बदलने चली जाती है और इस बीच गोजो खुद को शांत करने की कोशिश करता है। वो अपना मन भटकाने के लिए टीवी खोलता है, लेकिन उसमें भी वही सब दिखाया जा रहा था जो उसके मन में चल रहा था। तभी अचानक से मारिन वहाँ आ जाती है और गोजो से धोखे से टीवी बंद हो जाती है। मारिन उस कॉस्ट्यूम को पहनकर बहुत खुश दिख रही थी। गोजो को लग नहीं रहा था कि कॉस्ट्यूम इतनी अच्छी बनी होगी, लेकिन मारिन को खुश देखकर उसे अच्छा लगता है। मेकअप और बाकी सब करने के बाद मारिन बहुत सुंदर दिख रही थी। गोजो अलग अलग पोजेज में उसकी फोटोज लेना शुरू कर देता है। गोजो ने मांगा पढ़ते वक्त ही उन सभी पोजेज को मार्क कर दिया था जो मारिन कर सकती थी। आखिरी पोज के लिए वो बेड पर लेट जाता है और मारिन से उसके ऊपर बैठने को कहता है। उसके बैठने के बाद गोजो उसकी फ़ोटोज़ ले लेता है। एंगल बहुत अच्छा था और फोटोज़ भी बहुत अच्छी निकल कर आई थी। मारिन बहुत खुश थी और कह रही थी कि उसे आज बहुत मज़ा आया, लेकिन तभी गोजो को एहसास होता है कि वो भी कहाँ है और किस पोजीशन में है। वो घबराने लगता है और खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन धोखे से वो रिमोट फेंक देता है और लाइट बंद हो जाती है। वो दोनों बहुत ही सही पोजीशन में आ जाते हैं और खुद ब खुद किस करने के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से टेलीफोन बजने लगता है।
गोजो फ़ोन उठाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनका समय खत्म हो गया है। मारिन शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी और वो चाहती थी कि काश टेलीफोन ना बजता। चेंज करने के बाद वो घर वापस लौट जाते हैं। अगले दिन मारिन के घर पर वो अपना होमवर्क कर रही होती है और गोजो उसकी मदद कर रहा होता है। जब उसका होमवर्क हो जाता है तब दोनों लोग बैठकर एक डरावनी मूवी देखते हैं। मारिन ने डरावनी मूवी देखने को कहा था और वो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि वो नहीं डरेगी। तो वहीं दूसरी तरफ गोजो मूवी शुरू होने से पहले ही कांपने लगा था। हालांकि जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है सीन पूरा बदल जाता है। गोजो शांत हो जाता है और मारिन की घबराहट बाहर आने लगती है। अगले दिन गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी दिन होता है। गोजो मारिन के साथ आतिशबाजी देखने के लिए बाहर चला आता है। कुछ देर बाद मारिन गोजो के पास युकाता पहन कर आती है, जिसे देखकर गोजो शर्माने लगता है। मारिन उसके चेहरे को पढ़ लेती है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आतिशबाजी शुरू होने में थोड़ा समय था, इसलिए वो उससे पहले खूब सारा खाना खरीद लेते हैं। आखिर में आतिशबाजी शुरू हो जाती है। वो बहुत खूबसूरत था और गोजो ये पहली बार देख रहा था, इसलिए उसे वो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो खुश था कि वो मारिन के साथ वहाँ आया। इतना चलने की वजह से मारिन के पैर बहुत दुख रहे थे। गोजो उसके लिए पट्टी लेने जाता है, लेकिन मारिन उसे रोक देती है और उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। पहले तो गोजो घबरा रहा था, लेकिन कुछ देर में वो शांत हो जाता है। वो उसे पीठ पर उठाकर स्टेशन तक ले जाता है। रास्ते में मारिन उससे कहती कि अगले साल उन्हें किसी और जगह आतिशबाजी देखने जानी चाहिए। गोजो हाँ बोल देता है और ये जानकर खुश हो जाता है कि वो अगले साल भी साथ रहेंगे। घर पर जब गोजो सोने वाला था तब उसे मारिन का कॉल आता है। वो फ़ोन उठाता है और मारिन उसे बताती कि उस दिन वो डरावनी मूवी देखने की वजह से उसकी डगी पड़ी है। उसे डर लग रहा है कि कहीं कोई चुपके से आ ना जाए। मारिन गोजो से कहती कि क्या सोने तक वो उससे बात कर सकता है। गोजो मान जाता है। उनको बात करते करते कई घंटे बीत जाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे थे। गोजो पूरी नींद में आ चुका था और वो मारिन की बातें सुन रहा था और हाँ कह रहा था। कुछ देर बाद मारिन को समझ आ जाता है कि गोजो सो चुका है। यही मौका देखकर मारिन उसे बता देती है कि वो उसे प्यार करती है और उसे गुड नाइट कहकर